सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से परेशानी हुई थोड़ी सी। हम बातचीत कर रहे थे कलकत्ते के बारे में। कलकत्ते की जो खूबी है वो ये है कि यहां दो तरह के समुदाय हैं। एक मध्य वर्ग है, बड़े पैमाने पर मध्य वर्ग है, जिसमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और दूसरे प्रोफेशनल लोग हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। और एक दूसरा वर्ग वह है जिसको कि हम लोग गरीबों का तबका कहते हैं, निराश्रित लोग कहते हैं, माइग्रेटेड लोग कहते हैं। ये बड़ी संख्या में है कलकत्ते में। और इन लोगों के नजरिए से अगर कलकत्ते को देखें तो मध्य वर्ग के लोग जो हैं, जिन्हें हम लोग भद्र लोगों की परंपरा के संवाहक कहते हैं, उनकी ब्यूटी ये थी कि वे मॉडर्निटी का या आधुनिकता का पग पग पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। आप उनसे बात करिए तो आपको कल्पना में मिलेगा कलकत्ता। यानी कलकत्ता की जो खूबी है वो क्या है? कलकत्ता एक फैंटेसी की तरह है वहां कलकत्ते के लोगों के लिए, और वे लोग उसको फैंटेसी की तरह जीते हैं। वो एक ठोस जिंदगी, एक महानगर की जिंदगी और उस महानगर के यथार्थ के तौर पर उसे नहीं जीते। और वे इस में जो चीज वो क्रिएट करते हैं वो ये कलकत्ता कहां मिलेगा आपको? कलकत्ता सिर्फ कल्पना लोक में मिलेगा आपको। आप फील कर सकते हैं बस इसे। और ये जो कल्पना लोक में कलकत्ते को लेकर जीने वाला जो समुदाय है, इस समुदाय की खूबी है, जिसमें कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इस वर्ग की खूबी है कि यह वफादारी के मूल्य का कायल है। इस वर्ग में, इस नजरिए से देखने वाले लोगों में सरकार के प्रति, शासक वर्गों के प्रति वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। किसी की भी सरकार है, ये वफादार रहेंगे उसके। आप साधारण गरीब आदमी से बात करिए, वो भी कलकत्ते की फैंटेसी में रहता है। वो भी वास्तविकता को देखने के लिए तैयार नहीं। कलकत्ते की कितनी दुर्दशापूर्ण अवस्था है। कलकत्ते में भयानक गरीबी, कलकत्ते में लोकल लेवल पर भयानक वायलेंस, नागरिक सुविधाओं का बस्तियों में व्यापक स्तर पर अभाव। लेकिन आपको यह विषय नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुश है इस मामले में कि वो कलकत्ते में रहता है। जो कलकत्ता, जो लोगों के बीच में और मध्य वर्ग के बीच में खास तौर पर मैं जिससे भी बात करूं, वो हमेशा मुझे कलकत्ते की अनुभूति में मिला। कलकत्ते की रियलिटी में वो कभी बात ही नहीं करता, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो मेरे विभाग के लोग हों, चाहे विभाग के बाहर के लोग हों। उन्हें आप कलकत्ते के यथार्थ के संदर्भ में आप खोल ही नहीं सकते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो एकदम इस कल्पना लोक की बीमारी के एकदम गंभीर बीमार। तो पिछले 27-28 साल का मेरा अनुभव यह कि कलकत्ते को लोग उसकी काल्पनिक अनुभूति में जीते थे। वो अभी भी काल्पनिक अनुभूति में जीते हैं। वो कलकत्ते के ठोस यथार्थ और ठोस समस्याओं को देखकर वो कभी बात नहीं करते, न उसमें जीते हैं। अब आप सोचिए, अब आप क्लास कैसे लेंगे? आप पढ़ाएंगे किस माहौल में? आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में रहने वाले लोग, उस शहर के सबसे शिक्षित लोग, वे इस गर्व के मारे हुए हैं कि वे कलकत्ते में रहते हैं। और ये जो कलकत्ते का जो काल्पनिक भावबोध है, ये काल्पनिक भावबोध अपने आप में एक समस्या मूलक जगह है। इससे कलकत्ते के बुद्धिजीवी, चाहे वो
बंगाली हो चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कल्पना लोक की अनुभूति में जीने का एक और आयाम था जिसने कि मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। और मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था, देखने में भी अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं उसे यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में देखता था तो परेशानी होती थी। जो कलकत्ते की काल्पनिक अनुभूति में जीते हैं वे कलकत्ते की सामान्य काल्पनिक अनुभूति में नहीं जीते, बल्कि कलकत्ते की दूसरी एक विशेषता यह है कि हर चीज बहुत इंटेंसिव ढंग से सघन अनुभूति में जीना। बंगाली भी सघन अनुभूति का शिकार है और वो हिंदी भाषी भी सघन अनुभूति का शिकार है। तो वहां के प्रवेश में एक खास तरह का इस काल्पनिक अनुभूति और काल्पनिक भावबोध ने, शहर के भावबोध ने एक खास तरह के माइंड सेट को विकसित किया, जो कि वो हर गरीब अमीर दोनों के पास है, शिक्षित अशिक्षित दोनों के पास है। और इस माइंड सेट की ब्यूटी क्या है कि इसने पूरे के पूरे शहर को सघन अनुभूतियों के शहर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कलकत्ता बहुत अच्छा लगता है। सघन अनुभूतियों के शहर में रहने का प्लस पॉइंट यह है कि आपको कोई तकलीफ ही महसूस नहीं होगी, और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि आपको रियलिटी कभी समझ में नहीं आएगी। यहां सघन अनुभूतियों में रहने के कारण ही जो इंटेंस फीलिंग्स अब बहुत मिलेंगी, वहां स्त्री पुरुष के संबंधों में मिलेंगी, स्त्रियों के बारे में मिलेंगी, स्त्रियों को लेके मिलेंगी, सेक्सुअलिटी को लेके मिलेंगी। वहां स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को लेके भी सघन इंटेंस फीलिंग मिलेंगी। यहां तक कि एक क्रांतिकारी भावबोध जो है, जिसे हम लोग बहुत ही आदर्श की तरह देखते रहे, कलकत्ता में क्रांतिकारी भावबोध के लिए भी सघन अनुभूतियां मिलेंगी और लोग एकदम पागल मिलेंगे आपको। इस सघन अनुभूतियों का दायरा खाली ये जो भी विषय मैंने आपको बताई वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन सघन अनुभूतियों का दायरा धार्मिकता और धार्मिक कार्यकलापों तक फैला हुआ है। वहां जो फेस्टिवल का मूड होता है, दुर्गा पूजा का मूड होता है, तो दुर्गा पूजा में आपको जो एकदम जनोन्माद मिलेगा वो एकदम अकल्पनीय है, देखने लायक, और लगेगा कि सारा शहर नहीं पूरा राज्य उस सघन अनुभूति में डूबा हुआ है। तो कलकत्ते की जो दूसरी जो विशेषता है वो ये हर चीज को सघन अनुभूतियों में ले जाके जीना। आप सघन अनुभूति के बिना कलकत्ते के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते, सघन अनुभूतियों में ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए वहां लड़कियों से बात करना भी अच्छा लगता है, लड़कों से बात करना भी अच्छा लगता है, लोगों के बीच के स्वतंत्र भावबोध को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। लोगों में पब्लिक प्लेस पर प्यार करते हुए, प्यार से बातें करते हुए, प्यार से झगड़ा करते हुए, वो भी इंटेंस भाव से झगड़ा करते हुए, वो भी अच्छा लगता है। लोगों को अदालतों में उलझते और जूझते और प्यार करते हुए देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। हर चीज बहुत इंटेंस भाव से। सो कलकत्ते की ये इंटेंस फीलिंग के बिना आप कोई भी रीडिंग नहीं कर सकते। ये जो सघन अनुभूति का जो भावबोध है, जिसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अतिरंजित जो अनुभूतियां हैं, इस अतिरंजित अनुभूतियों में जीने का एक सुख भी है और दुख भी है। सुख यह है कि आप अपने करीब के यथार्थ को देख ही नहीं पाते, जो आपके सामने घट रहा है, जो ठोस रियलिटी है उसे आप समझ ही नहीं पाते। और ये बहुत दिलचस्प है। ये कलकत्ता पूरा का पूरा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन लोकल कल्चर का ऐसा रेला है और लोकल कल्चर का ऐसा मतलब जिसे कि दैनंदिन आयोजन है कि आपको लगेगा कलकत्ते के ऊपर जो इंपैक्ट है वो लोकल कल्चर का ज्यादा है, वेस्टर्न कल्चर का कम है।
और दोनों जगह वो इंटेंस फीलिंग आपको दिखाई देंगी। और इस इंटेंस फीलिंग में एक खास तरह की आत्मीयता और अंतरंगता वो एक साथ साथ चलती रहती है। और ये चीज आपको अपने विद्यार्थियों के साथ भी दिखाई देगी, अपने दोस्तों के साथ भी दिखाई देगी, अपने शहर में भी दिखाई देगी, अपने दुकान पर भी। अब सोचिए, ये जो कल्पना लोक है, ये कैसा कल्पना लोक है कि साधारण सी दुकान पर खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पीना, 1 रुपए की चाय रोड साइड पे, और वो बहुत ही प्लेजर की चीज। मालूम पड़ा कि वो जहां आप चाय पी रहे हैं वहां बहुत नामी लोग चाय पीने आते रहे हैं। क्योंकि वो एक खास तरह के फीलिंग्स में वो जीना चाहता है। वो फीलिंग्स क्या है उसकी? ये वो जगह है जहां के फला फला बड़े विद्वान चाय पीने आते थे। जो कलकत्ते में जो चीज है वो दूर की चीज को पास लाने की कला। दो 200 साल पहले, 150 साल पहले कोई व्यक्ति, 100 साल पहले, 70 साल पहले कोई व्यक्ति कहीं चाय पीता था तो अब वहीं जाके लोग चाय पिएंगे और उसी दुकान से चाय पिएंगे, तो उनकी फीलिंग कुछ और होगी। दूर की चीजों को करीब लाके देखना और एंजॉय करना और उसे सघन अनुभूति का हिस्सा बनाना। और इसमें जो जो चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि जो वहां की भाषा है वो जो कि मुझे बहुत अपील करती रही है। बंगला भाषा का और बंगालियों का, और बंगालियों के बंगला प्रेम का और बंगला के प्रति जो उनका तरीका है डील करने का, बोलने का, उनकी जो भंगिमा है, उनकी खास तरह की उठने की, बैठने की, बोलने की जो शैली है, उसमें एक नैरेटिव की आर्ट भी है। वो आपको दिखाई देगी। आप ऑटो में जाइए, मैं तो नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही मैंने यात्रा की पूरी अपनी लाइफ में, तो मैं रास्ते में ही मैंने बंगला सीखी। मैं अपने साथ की पहली घटना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, जिसे जहां से मेरी बंगला की शिक्षा की शुरुआत हुई। मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी नया नया ज्वाइन किया था, तो मैं श्याम बाजार से ट्राम से मैं जाता था। तो एक दिन की बात थी, 2 या 3 दिन मुझे मुश्किल से ज्वाइन किए हुए थे, तो मैं श्याम बाजार से ट्राम से मैं कॉलेज स्ट्रीट के लिए मैं चला मैं। और वो उस समय बहुत भीड़ थी ट्राम में। ट्राम में इतनी भीड़ थी कि लोगों को परेशानी हो रही थी। तो पीछे से किसी महिला ने आवाज दी, एकटू देखी, यानी विवेकानंद रोड आने के पहले ये आवाज आनी शुरू हुई। मैं समझ नहीं पाया। मैं 2-3 सेकंड के बाद में एक दूसरी महिला ने थोड़ा जोर से बोला, एकटू देखी। मैं तब भी नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने पीछे पलट के देखा, मैं देख तो रही है ये, अब देखने अब क्या, कितना देखेंगे ये। फिर मुझे लगा कि बात संभल नहीं रही है, इससे ठीक नहीं हो रहा है ये। तो मैं किनारे हट गया। तो विवेकानंद रोड का जो स्टॉप आया, वहां वो महिलाएं एकदम सीधे से क्रॉस करके बाहर आई, उतर गई। तो पहली बार मुझे इस भाषा से जो परिचय हुआ, एकटू देखी, यानी जरा हट जाओ, रास्ता दो। मैं नहीं जानता था, लेकिन वो ये बात इतनी प्यार से और इतने तेज ढंग से कह रही थी कि मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत जोश में भी थी। और हमारे यहां हिंदी में, हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर ये घटना होती तो, और पीछे कोई जाट होता बोलने वाला खांटी, तो आप सोचिए क्या स्थिति होती मेरी। कलकत्ते की जो पूरी संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है, उस सांस्कृतिक संरचना में बंगला भाषा, बंगला संस्कृति, बंगालियों की खान पान की शैली, उनके एटिकेट्स, उनके आचार व्यवहार, ये बहुत बड़े पैमाने पर घुले मिले हैं।
एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है हम में और उनमें। हम लोग साधारण तौर पर घर में जब कोई कपड़े वपड़े पहनते हैं तो बिना प्रेस के, अभी मैं जो आपसे पहने बैठा हूं, मैं नॉर्मली क्योंकि वो वीडियो लाइव करना है इसलिए मैंने आयरन किया हुआ कपड़ा पहना, नहीं तो मैं नॉर्मली बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहनता हूं। लेकिन बंगाली के लिए संभव नहीं है। अगर आज कोई उत्सव का दिन है, यानी अगर कोई त्योहार है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। मेरे पड़ोस में एक शिक्षक रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सुबह ही सुबह आप इतना अच्छा कपड़ा पहने हो, कहीं जाना है क्या? बोले नहीं, कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है। वो घर में ही रहने के लिए भी बहुत अच्छे, बहुत ही चुस्त दुरुस्त फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के आराम से बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सच के बैठे हुए हैं। एटिकेट, बंगाली जाति के लोगों की ये जो चीज थी, ये चीज मुझे बहुत प्रभावित करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और उनसे जब भी आप बात करें, किसी भी बंगाली से बात करें आप, तो कोई भी चीज वो सोशल और हिस्टोरिकल रेफरेंस के बिना और नरेटिव के बिना कंप्लीट ही नहीं होती। यानी वो किसी भी लोकल चीज में भी सोशल हिस्टोरिकल जो है चीज की गड्ढमड्ढ करके आपके सामने रख देंगे। और यही वह चीज है, ये जो उसकी बोलने की जो शैली है, वो पूरे के पूरे प्रवेश पर, बंगाल के पूरे, कलकत्ता के पूरे प्रवेश पर वो हावी है। इधर के वर्षों में उसमें तेजी से डिक्लाइन हुआ है। हिंदी भाषी संस्कृति, हिंदी भाषा, इसका दबाव और इसका असर तेजी से बढ़ा है। और इसने बंगला के माधुर्य, बंगला संस्कृति के माधुर्य, बंगाली समाज के माधुर्य, इन सबको एक तरह से तहस नहस कर दिया है। बंगाल की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बंगाल जिससे पहचाना जाता है, वो ये कि बंगाल में आप रहें और आइडेंटिटी को आप इग्नोर करके रहें, ये संभव नहीं है। कलकत्ते में रहें आप, आइडेंटिटी को इग्नोर करके रहें, ये संभव नहीं है। कलकत्ता का मतलब यह आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्योंकि बंगाली जाति उसके केंद्र में है, और बंगाली जाति के केंद्र में रहने का मतलब है कि अस्मिता की राजनीति का केंद्र में आना। दो ही चीजें थी जो इंपीरियलिज्म के आने के बाद में क्रिएट की गई। वो एक थी आइडेंटिटी, ये बंगाली आइडेंटिटी और बंगाली सांस्कृतिक सोच, इन दो चीजों को पैदा किया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के दौर में। और ये चीज बहुत ही इंटीग्रेटेड ढंग से, बहुत ही इंटेंस भाव से, वो सघन भाव से कलकत्ता के साथ में एक मेक करके जुड़ी हुई है। आप कलकत्ता का कोई भी डिस्कोर्स, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कोई भी डिस्कोर्स आप आइडेंटिटी के डिस्कोर्स के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं कलकत्ता जो है वो नर्व सेंटर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के केंद्र के तौर पर कोई और महानगर नहीं पहचाना जाता। और ये आइडेंटिटी के तौर पर सोचने की, बंगाली भावबोध में सोचने की, बंगाली मानसिकता में सोचने की जो आदत है, ये उसे विरासत में मिली थी। अब एक थोड़ी सी असुविधाजनक जगह है जहां पर के मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या इसका रास्ता है। बंगाल में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का विकास हुआ तो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा कैश किया लेफ्ट ने। बंगाली जातीयता और जातीयता के अपने गौरव को सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कैश किया सीपीएम ने। सामान्य तौर पर मार्क्सवादी लोग अस्मिता की राजनीति का विरोध करते हैं,
लेकिन बंगाली जातीयता, बंगाली प्रेम, बंगाली भाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, इस पर सबसे ज्यादा जोर सबसे पहले किसने दिया? लेफ्ट फ्रंट ने आते ही जोर दिया इस पर। क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का लैंग्वेज एक बहुत मेजर एरिया था, और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस तरह से इंटीग्रेट करना मार्क्सवाद के साथ में, एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, एक लेफ्ट फ्रंट की सरकार के साथ में, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। अशोक मित्रा की एक पुस्तक कलकत्ता डायरी के नाम से है, मुझे जस्ट अभी याद आ रहा है कि उसकी भूमिका में अशोक मित्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी। जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन है वो देख सकते हैं, वो इंटरनेट पर भी कहीं मिल जाएगी पुस्तक। अशोक मित्रा ने लिखा कि कलकत्ता डायरी के जो निबंध हैं, मेरे जो लेख हैं, जो उसमें सेलेक्ट करके रखे गए हैं, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में वो कॉलम लिखते थे, उस कॉलम में से सेलेक्ट करके वो निबंध रखे गए। कलकत्ता डायरी के नाम से ही वो अशोक मित्रा लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे इन निबंधों की धुरी है बंगाली जातीयता और उसकी अस्मिता की जो समझ, उसका जो लोकल बोध, वो मेरे दृष्टिकोण की धुरी है। अब सोचिए, अशोक मित्रा जैसा ग्लोबल इंटेलेक्चुअल, मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल, उसके दृष्टिकोण की धुरी क्या है? बंगाल की स्थानीयता, बंगला भाषा और उसका सांस्कृतिक बोध। जब बंगला भाषा, स्थानीयता, उसके सांस्कृतिक बोध को दृष्टिकोण का आधार बनाएंगे तो आप बेसिकली आप अस्मिता की राजनीति को आधार बनाएंगे। तो बंगाल की जो इंटेलेक्चुअल जो जनरेशन जो तैयार हुई, उस इंटेलेक्चुअल जनरेशन की ये सबसे बड़ी आयरनी थी कि वह अस्मिता, जाने अनजाने अस्मिता की राजनीति के ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। यानी जब कोल्ड वार की राजनीति अपने तेज गति से चल रही थी, जिसके चलते दूसरी जगहों पर भाषा संबंधी विवाद और आंदोलन हुए और दूसरे एथनिक आंदोलन हुए, बंगाल में जिस चीज को लेकर लोग कहते हैं कि बंगाल में उस तरह से कोल्ड वार की राजनीति का इंपैक्ट नहीं है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बंगाल में कोल्ड वार की राजनीति का बहुत गहरा इंपैक्ट है, और यह अस्मिता की राजनीति कोल्ड वार की राजनीति का इंटीग्रेटेड हिस्सा रही है। यह मातृभाषा में शिक्षा, यह कोल्ड वार की राजनीति का हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय तक बंगाली गौरव और बंगाली जातीयता के प्रति जो उन्माद का भाव था, इसको वो लंबे समय तक लेफ्ट ने कैटर किया, एकत्रित किया और उसको वोट बैंक में बदला। और जाने अनजाने लेफ्ट फ्रंट कोल्ड वार के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। जब आप जाने अनजाने कोल्ड वार के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो कोल्ड वार के प्रोजेक्ट में कई चीजें थी, और मैं इस बात को कई बार लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं कि जब आप अस्मिता की राजनीति करेंगे तो अस्मिता की राजनीति आत्मविध्वंसक राजनीति होती है। जो भी अस्मिता की राजनीति करेंगे, वो चाहे वो स्त्री के, दलित के, किसी के भी रूप में वो हो या भाषा के रूप में, अस्मिता की राजनीति आत्मविध्वंसक होती है, वो क्रिएटिव पॉलिटिक्स नहीं होती। तो जब आपने भाषा के विकास, भाषा की उन्नति, स्थानीय भाषा और खासतौर पर बंगला भाषा के विकास और उन्नति, उसी को ही इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज के तौर पर विकसित करने का जब आपने बीड़ा उठा लिया और उसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया, तो आपने जाने अनजाने अस्मिता की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठा के रख दिया, और यह अपने आप में आत्मविध्वंसक है। अस्मिता की राजनीति जिस रास्ते पर लेकर जाती है, उसमें सेल्फ का डिस्ट्रक्शन, जो भी अस्मिता की राजनीति करेगा उसका डिस्ट्रक्शन कंपलसरी है। लेफ्ट ने अस्मिता की राजनीति की, लेफ्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ। मायावती ने अस्मिता की राजनीति की, मायावती का डिस्ट्रक्शन हुआ। आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी अस्मिता की राजनीति कर रहे हैं इनका भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ, क्योंकि अस्मिता की राजनीति में
सर्जनात्मक विकास की कोई संभावना नहीं है। अगर आप हिंदुत्व के प्रकल्प को लेकर चलेंगे तो यह अस्मिता की राजनीति का प्रकल्प है। सो अस्मिता की राजनीति आज कहां पहुंचे हम लोग 6 साल में? भारत का विकास हुआ या भारत का विध्वंस हुआ? 25 साल तक कंटिन्यूअसली बंगला में शिक्षा के ऊपर जोर देने के कारण बंगाल का विकास हुआ, बंगाल का विकास अवरुद्ध हुआ। अस्मिता की राजनीति आत्मविध्वंसक राजनीति होती है। और बाई चांस की बात, कलकत्ता अस्मिता की राजनीति का नर्व सेंटर, इसलिए कलकत्ता का सबसे ज्यादा विघटन और विध्वंस हुआ। लंदन में अस्मिता की राजनीति नहीं है। लंदन की पहचान लैंग्वेज के आधार पर नहीं है। कलकत्ता की पहचान बंगाली जातीयता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। बंगाली संस्कृति, बंगाली बोध इससे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई और इसने एक नए किस्म के संकट को जन्म दिया कि अस्मिता की राजनीति सेल्फ के अलावा कोई चीज देखने ही नहीं देती। क्रांतिकारी थे, लेफ्ट था, बड़े बड़े मार्क्सवादी थे, अपने क्रांतिकारी भावबोध में इस तरह से मग्न थे कि उन्हें नीचे का यथार्थ दिखाई नहीं दिया। उसे कभी एजेंडा ही नहीं बनाया गया। तो अस्मिता की राजनीति में एक बीमारी है कि वो आत्मविध्वंसक होती है और ये आत्मविध्वंसक का भाव उसने बंगाली जाति को भी नष्ट किया। आप यहां से देखिए कि बंगला जाति पहली जाति है जिसमें कि एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में पूंजीपति हुआ करते थे। बंगला जाति में कैपिटलिस्ट क्लास हुआ करता था। बंगला जाति हिंदुस्तान की अकेली ऐसी जाति है जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास का विघटन हुआ और कैपिटलिस्ट क्लास गायब हो गया। द्वारकानाथ टैगोर, जिनके पास वो बड़े बैंकर थे, उनके पास रेलवे थी, उनके पास क्या क्या नहीं था, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वे नवजागरण के साथ भी जुड़े हुए थे। आप यहां से देखिए कि बंगाल में एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तमाम बड़ी कंपनियों में जो मेजर जनरल डायरेक्टर्स के पद थे उनमें बंगाली लोग हुआ करते थे। बंगला जाति में पूंजीपति वर्ग का होना और फिर उसका गायब हो जाना, यह अपने आप में विरल घटना है। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पूंजीपति वर्ग पैदा होके, और वो भी आधुनिक काल में पैदा होके, वो तिरोहित नहीं हुआ, उसका विकास ही हुआ है। बंगाल एक ऐसा राज्य था, बंगाली जाति एक ऐसी जाति थी जिसमें कि पूंजीपति वर्ग का उदय तो हुआ लेकिन वो तिरोहित हो गया। तो अस्मिता की पॉलिटिक्स कलकत्ते के साथ में अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और इसने विभिन्न किस्म के जो अस्मिता की राजनीति से जुड़े हुए आंदोलन हैं, उन आंदोलनों का कलकत्ते को केंद्र भी बनाया। विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन परिवर्तनों का भी कलकत्ता केंद्र बना। इसलिए जब कलकत्ते में बात की जाए तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कोल्ड वार के साथ संबंध को जरूर ध्यान में रखें हम लोग, क्योंकि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के बिना कम्युनिस्ट नारे लगाते थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद डाउन डाउन, पूरा कलकत्ता भरा रहता था इन नारों से, लेकिन इन प्रैक्टिस कम्युनिस्ट कतारों ने जो काम किया वह कोल्ड वार का काम था। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का काम कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का काम था। उससे अमेरिकी साम्राज्यवाद डाउन डाउन नहीं हो सकता था। और यही वजह है कि कोल्ड वार जब धीरे 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 जब सेकंड चरण में दाखिल हुआ तो वामपंथ गायब हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया।
कलकत्ते में कैसे मतलब लोकलिज्म हावी है, और लोकलिज्म पर भी एक खास तरह का बंगाली बोध हावी। बंगाली बोध की ब्यूटी क्या है कि आप अगर चाय 1 रुपए की देते हैं तो आप 1 रुपया 10 पैसा नहीं ले सकते, आप 1 रुपए की ही चाय 1 रुपए में ही चाय देंगे। आप 10 रुपए से भी एक्स्ट्रा लेंगे तो वो झगड़ा कर लेगा आपसे। मैं शाम दमदम पार्क के पास में रहता था मैं, तो नागिर बाजार एक जगह है, वहाँ एक जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, इनकी दुकान, तेले बाजार दुकान जाके बोले, दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, वो बहुत बड़ी बिक्री थी उसकी। तो वो बहुत ही सस्ते, मतलब 1 रुपए में वो हर आइटम 1 रुपए का था उसके यहाँ। मैं उसे रेगुलर खरीदता था मैं। तो एक दिन मैंने उससे हंस के कहा, मैंने कहा क्या ये 1 रुपए का बेचते रहते हो, तुम थोड़ा सा इसका दाम बढ़ा दो। तो बोले सर आप नहीं जानते यहाँ के लोग कैसे हैं, आप फालतू में कह रहे हैं ये सब। अरे मैंने कहा बढ़ाओ, तुम इनकी भी आदत बदलो। ये पिछले 50 साल से 1 रुपए का ही खा रहे हैं, ये अभी भी 1 रुपए का ही खाएंगे, इनकी आदत नहीं बदलेगी। एक खास तरह की जड़ता होती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, सांस्कृतिक जड़ता होती है। अब हुआ यह कि उस दुकानदार ने 1 रुपए के तेले भजा को बढ़ा के 1 रुपए 25 पैसे कर दिया। अब मैं 2-3 दिन बाद उसके यहाँ गया लेने के लिए, तो वो बोला कि सर जी आधी बिक्री घट गई है 25 पैसे बढ़ाने पर। मुझे याद है अच्छी तरह से, उन दिनों जो हल्दीराम ने दुकान खोली पहली बार मेरे घर के नीचे, तो हल्दीराम के यहां समोसा जो है 4 रुपए का था। बंगाली लोग 4 रुपए का समोसा खरीद नहीं आते थे, ये उनके लिए संभव नहीं है। 1 रुपए का जो तेले भाजा है वो 1 रुपए का ही खरीदा जाएगा। 1 रुपए 25 पैसे का अगर उस दुकानदार ने कर दिया था तो उसके यहां से नहीं खरीदेंगे, उसके यहां दूसरे यहां से खरीदेंगे जहां 1 रुपए का बेल लाए। एक खास तरह का कंजर्वेटिव भाव खरीद फरोख्त में, उपभोग में, वो कल्टीवेट हुआ। छोटी बचत के मामले में बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1, लेकिन उपभोग के मामले में, व्यय करने के मामले में बहुत पीछे। और आत्मगौरव में कोई कमी नहीं। शहर को लेके इंटेंस फीलिंग, बंगाली को लेके इंटेंस फीलिंग, इसको लेके कोई कमी नहीं। इसलिए ये जो बंगाल पर बात करते समय, ये जो बंगाली संस्कृति सभ्यता का जो एक असर है, उसमें जो सघन अनुभूतियों में और सघन काल्पनिक अनुभूतियों में जीने की जो एक आदत, संस्कार जो उसने विकसित किए, अस्मिता की राजनीति, अस्मिता की संस्कृति के इर्द गिर्द जो उसने अपना पूरा ताना बाना विकसित किया, उसने कलकत्ता के पूरे मनोविज्ञान को प्रभावित किया। और जब आप अस्मिता की राजनीति के शिकार हो, अस्मिता की संस्कृति के प्रभाव में हो, तो आप अपनी संस्कृति और अपनी राजनीति, अपने समाज, इसको क्रिटिकली नहीं देख सकते, अपने को क्रिटिकली नहीं देख सकते। तो एक खास तरह का आत्मालोचना का अभाव बड़े स्केल पर, वो पॉलिटिक्स में भी था, वो कल्चर में भी था, वो शिक्षा में भी था। मुझे कोई इल्यूजन नहीं है ये, और मुझे वो भी नहीं है, शर्म भी नहीं आ रही मुझे। आप जान लीजिए मैंने 28 साल 27 साल मैंने पढ़ाया। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, पहले लेक्चरर, फिर रीडर, फिर प्रोफेसर बना। 16 साल तक मैं प्रोफेसर रहा, उसके पहले मैं रीडर और लेक्चरर था। 27 साल में मेरे लिए एक कुर्सी जुगाड़ करना मुश्किल हो गया पूरी यूनिवर्सिटी में। मेरे पास अपनी कोई स्वतंत्र बैठने की जगह नहीं थी। एक हमारे यहां कॉमन रूम है शिक्षकों का, जिसमें कि सभी शिक्षक आके बैठते हैं। कुछ प्रोफेसरों के लिए कमरे थे, वो ताले लगे रहते थे। हेड के लिए एक कमरा था, उसमें हेड बैठे अपनी मीटिंग करे, लेकिन इंडिपेंडेंटली शिक्षक के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन हम खुश, हम पाइनियर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
सांस्कृतिक बोध में इस कदर डूबे हुए कि जब मैं पहली बार 1989 में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद में, जो फर्स्ट टाइम मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली मैंने, तो मैंने कहा किताब लेनी तो लाइब्रेरी का अंदर चले जाइए। अब मैं अंदर गया तो मैं देख के दंग, महीनों से बरसों से झाड़ू नहीं लगी उस लाइब्रेरी की उस फ्लोर में जहां किताबें रखी थी मेरी, और लंबा हॉल जिसमें किताब रखी थी और उसमें एक बल्ब टिमटिमा रहा था, ट्यूबलाइट। दिनों महीनों लगे ये समझाने में कि मैं जिस समय किताब लेके लाइब्रेरी से निकलता था तो मैं लिटरली मेरे हाथ पैर सब काले रहते थे। लाइब्रेरी में कहीं साबुन नहीं हाथ धोने के लिए। सांस्कृतिक बोध में डूबा शहर और सांस्कृतिक बोध में डूबा हुआ बंगाली समाज और इंटेलेक्चुअल्स, और वहां की जो सबसे प्रमुख लाइब्रेरी